हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज पुनः एक वीडियो आपके बीच भेजने का प्रयास, क्लास 10th के हिस्ट्री का आप देखेंगे 15 एमसीक्यू का आज हम लोग डील करेंगे। 15 एमसीक्यू को बहुत बेहतरीन तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने विकल्प नहीं लिखा है, बिना विकल्प का हम इसका लगभग विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार का वीडियो आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं, बिना कोई देर किए, बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पहला सवाल को देखते हैं और ये पहला सवाल होगा हमारे बच्चों कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था, है ना। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी जर्मनी को सर्दी जुकाम हो जाती है या बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है ना। तो किसने कहा था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्रांस में जब किसी प्रकार की राजनीतिक हलचल होती है तो संपूर्ण यूरोप में ये तुरंत फैल जाता है ना। संपूर्ण यूरोप में आग की तरह तुरंत फैल जाता है। ये बात किसने कहा था। तो ये बात किसने कहा था हमारे बच्चों, आज होगा आपको ऑस्ट्रिया के चांसलर, है ना, ड्यूक मेटरनिक। ये आज होगा आपको ड्यूक मेटरनिक। ये ड्यूक मेटरनिक जो था वो कौन था, तो ड्यूक मेटरनिक हो जाएगा इसका जवाब। और ड्यूक मेटरनिक कौन थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, है ना। विशेष प्रकार का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर, है ना। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है ना। इसने एक बात और कहा था मेरे बच्चों, इसने एक बात और कहा था। इसने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को, है ना, इसने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को क्या कहा था, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु कहा था, है ना। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु कहा था। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, शत्रु कहा था। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को इन्होंने कहा था। तो ये दो वाक्यांश इनका बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमने एक और बात को जोड़ा, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु माना था। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी कौन था, जितनी प्रकार के मैं बातें बोलूंगा उसको आप ध्यान में रखेंगे मेरे बच्चों। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक वीर क्रांतिकारी था जिन्होंने इटली का एकीकरण कराया था, है ना। जिन्होंने इटली का एकीकरण कराया था। इटली एकीकरण का जनक कहा जाता है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को। आपको पता होगा इटली का एकीकरण इनके बलबूते 1861 में होता है। और फिर ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने दो गुप्त संगठन भी बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो इटली का वीर क्रांतिकारी था, जिन्होंने जब इनको देश निकाला कर दिया गया था तो इन्होंने भूमिगत रहते हुए जमीन के अंदर जाकर के, अंडरग्राउंड होकर के ये इन्होंने दो गुप्त संगठन बनाए थे। और इनके द्वारा बनाए गए दोनों गुप्त संगठन का नाम यंग इटली और यंग यूरोप था। तो बातों को भी ध्यान में रखेंगे। इन बातों से भी बहुत सारे आपका सवाल बनने वाले हैं। मैं एक क्वेश्चन को डील जरूर कर रहा हूं। एक क्वेश्चन के आधार पर आपके लगभग तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं मेरे बच्चों, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। बोल रहा है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए कि 1804 में, है ना, आप देखेंगे 1804 में हम बात करें तो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। आपको याद होगा कि 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था, है ना। फ्रांस का सम्राट कौन था, फ्रांस का सम्राट बना था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का सम्राट बना तो आप देखेंगे पूरा नाम इनका है नेपोलियन बोनापार्ट। और जब ये 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है
तो इसने एक संहिता लागू की, वहां पर इसने एक संहिता लागू की, एक विधि विधान लागू किया, एक अपना नियम लिखा, जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है मेरे बच्चों। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, नेपोलियन संहिता, इस संहिता को क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता, या तो फिर आप नेपोलियन कोड भी बोल सकते हो। बोल रहा है इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। क्या? नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है। बोल रहा है कि 1804 में जो नागरिक संहिता जो था उसको आमतौर पर नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया और उसे नेपोलियन संहिता अथवा नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। दैट्स फाइनल। अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा बाबा रामचंद्र कौन थे, है ना? ध्यान दीजिए, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे बच्चों, ध्यान से देखना है कि बाबा रामचंद्र एक सन्यासी बाबा थे, है ना? बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो विकल्प में जहां भी आपका सन्यासी बाबा रामचंद्र रहे कि कौन थे, जहां भी विकल्प में गिरमिटिया मजदूर रहे, आप बिना झिझक के, बिना कोई किसी प्रकार के सकुचाए हुए, बिना किसी डाउट के आप गिरमिटिया मजदूर में टिक लगाएंगे, है ना? मैं अगर इनका विश्लेषण करूं तो आप देखेंगे कि बाबा रामचंद्र जो थे, है ना, बाबा रामचंद्र जो थे, यहां पर ध्यान दीजिए, बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे, है ना? हम बात करें अगर बाबा रामचंद्र का मेरे बच्चों, तो ये गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर थे। मतलब क्या होता है? गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या हो? गिरमिटिया से आप क्या समझते हैं? सवाल पूछता है कि गिरमिटिया से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि पहले जो श्रमिकों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था मेरे बच्चों, श्रमिकों को एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, है ना? एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। जो एग्रीमेंट को जिन्होंने, इन मजदूरों ने एग्रीमेंट नहीं कह पाए और एग्रीमेंट को इन्होंने गिरमिट कह दिया। क्या कहा? अपने आप को कहा कि हम लोग गिरमिटिया मजदूर हैं। एग्रीमेंट नहीं कह पाया, इसलिए इन्होंने अपने आप को गिरमिट बोल दिया और उसी के आधार पर इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। और इसमें वैसा कोई पेचीदा बात नहीं है। तो गिरमिटिया मजदूर जो नाम पड़ा इनको, इनका एग्रीमेंट नामक शब्द पर पड़ा। एग्रीमेंट को गिरमिट कह दिए, एग्रीमेंट नहीं कह पाए, जिसके कारण इसे गिरमिटिया कहा गया। तो ये गिरमिटिया मजदूर कहाँ थे? कहाँ के गिरमिटिया मजदूर थे? ये आप देखेंगे फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज, है ना? फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। फिजी, गुयाना, है ना, फिजी, गुयाना आदि जगहों में काम कर चुके थे, है ना? काम कर चुके थे। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो थे, ये एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर का मैंने समझाया आपको। गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है मैंने समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से। जिन्होंने, आप देखेंगे बाबा रामचंद्र जब भारत किसी प्रकार से भाग करके आए, तो इन्होंने अवध में, है ना, अवध में किसान आंदोलन का आप देखेंगे का नेतृत्व किया था। जिस समय आप देखेंगे कि चल रहा था असहयोग आंदोलन, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसानों का नेतृत्व किया था। तो सवाल यहां से ये भी पूछता है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बेझिझक आपका जवाब होना चाहिए बाबा रामचंद्र, सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो एक गिरमिटिया मजदूर थे, है ना? तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था मेरे बच्चों? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखेंगे कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इस बात को ध्यान में रखना है। बोल रहा है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और उस समय का मतलब उस समय के जो वायसराय थे भारत के, कौन थे? लॉर्ड इरविन,
तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। तो ये काफी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, देखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है। ना क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, किस उपन्यास। यहाँ पर आपको नोवेल के बारे में पूछा है, उपन्यास के बारे में पूछा है। और हम बात करें अगर वंदे मातरम गीत का, तो पता होगा हमारे बच्चों, वंदे मातरम जो गीत है वो हमारे प्यारे देश भारत का राष्ट्रगीत है। क्या है? राष्ट्रगीत है। जिनको लिखने वाले कौन है, तो हम हमारे देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ना। हमारे देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने इस राष्ट्रगीत को आनंद मठ नामक, है ना, आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया। किस उपन्यास से लिया? आनंद मठ नामक उपन्यास से। आप देखेंगे आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया हमारे बच्चों 1882 में। आनंद मठ उपन्यास 1882 के तहत इसे लिया गया। तो आप देखेंगे कि जो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो गीत है वो हमारे देश का राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम जो है वो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, आपको पता होना चाहिए। और इसके जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो सवाल पूछ सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रगीत जो है उसके रचयिता कौन है, तो सवाल में ही लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी। कभी कभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखता है मेरे बच्चों, कभी कभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चटर्जी बोले, चटर्जी लिखा रहे या चट्टोपाध्याय लिखा रहे, नो हेजिटेशन, सेम व्यक्ति का नाम है ना। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ नामक उपन्यास, जिसे 1882 में इन्होंने लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। बोला ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन भी कहा जाता है, कब हुआ? बोल रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन भी कहा जाता है, बोल रहा है कब हुआ। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, है ना मेरे बच्चों। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, देखिए यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बोल रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था, आप देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 से 22 जुलाई तक, है ना, 1 से 22 जुलाई के बीच 1944 में हुआ था। 1944 में हुआ था मेरे बच्चों। 1944 में कहाँ हुआ था, तो आप देखेंगे अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था, है ना। ध्यान देने जो की बात है। अब आप देखेंगे जिसमें से बच्चों 44 देशों के, है ना, 44 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने, कितने? 700 प्रतिनिधियों ने, 44 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर हम इसका और विश्लेषण करें, तो आप देखेंगे कि इस सम्मेलन के तहत, है ना, इसके तहत आप देखेंगे, इसके तहत 2 संस्थानों का जन्म हुआ था। 2 संस्थानों का जन्म हुआ था, मैं बता दूं, 2 संस्थानों का, है ना, 2 संस्थानों का हमारे बच्चों जन्म हुआ था। जैसे IMF एक था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, और दूसरा था WB शॉर्ट में कर सकते हैं, इसे आप लॉन्ग में बोलेंगे IBRD, है ना, IBRD, जिसे हम बोलेंगे विश्व बैंक, जिसे हम क्या बोलेंगे? विश्व बैंक।
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट मीन्स अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दैट मीन्स विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो वो कौन सा सम्मेलन था जिसके तहत इन दोनों संस्थानों का उद्भव हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 था। अब देखेंगे इन दोनों संस्थानों को है ना, इन दोनों संस्थानों को इस सम्मेलन का ध्यान दीजिए, इन दोनों संस्थानों को इस सम्मेलन का जुड़वां संतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वां संतानें कहा जाता है। तो संतानें कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है बच्चों। पूछ देगा कि IMF और WB को किस सम्मेलन का जुड़वां संतानें कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 की जुड़वां संतानें IMF और वर्ल्ड बैंक। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7। बोला किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है हमारे बच्चों। बोल रहा है किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? तो आइए हम दिखाते हैं आपको स्पिनिंग जेनी मशीन। इसका जवाब होगा वस्त्र उद्योग। स्पिनिंग जेनी मशीन है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन, स्पिनिंग जेनी मशीन। इसका आविष्कार कब हो गया था? तो सवाल यहां से पूछ सकता है। इसका आविष्कार 1764 में हुआ था। मेरे बच्चों ध्यान देना, कौन किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने। किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने है ना, किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने इसका आविष्कार किया था। आप ध्यान देंगे इसका आविष्कार वस्त्र उद्योग में इस्तेमाल के लिए किया गया था। वस्त्र उद्योग है ना, वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग लिख सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में इस्तेमाल के लिए किया गया था, है ना। आप इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में कहीं लिख दे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है वस्त्र उद्योग को। यानी कपड़ा उद्योग, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग, दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग है ना। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 में किया था। कब किया था? 1764 में किया था ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दी? कौन सा समाचार पत्र था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमृत पत्रिका है ना, अमृत बाजार पत्रिका। क्या आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का व्याख्यान अमृत बाजार पत्रिका। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से देखिए। अमृत बाजार पत्रिका जो था इसी ने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा है ना, अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर दिया था। बंगाली से अंग्रेजी कर दिया था है ना। तो अमृत बाजार पत्रिका है ना। तो आप ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो याद करिए आप, होसे मेला हमने बताया था। होसे मेला का आयोजन जो होता है वो कहाँ होता है मेरे बच्चों? तो होसे मेला का जो आयोजन होता है वो होता है त्रिनिदाद में। होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में होता है। कहाँ होता है? त्रिनिदाद में है ना। त्रिनिदाद इसका जवाब हो जाएगा। ये कैरिबियाई द्वीप समूह है त्रिनिदाद, अमेरिका के कैरिबियाई द्वीप समूह त्रिनिदाद में होसे मेला लगता है। मैं बता दूं होसे मेला इमाम हुसैन के नाम पर मुहर्रम के अवसर पर लगने वाला मेला, जहां पर आप देखेंगे कि वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय और हमारे यहाँ से जो गए मजदूर मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है मुहर्रम। होसे मेला का आयोजन होता है त्रिनिदाद में ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है ना। भारत में कैनाल कॉलोनी
किस प्रांत में बनाई गई हमारे बच्चों? तो देखेंगे भारत में कैनाल कॉलोनी जो बनाया गया था भारत में कैनाल कॉलोनी जो बनाया गया था वो आप देखेंगे कैनाल कॉलोनी पंजाब प्रांत में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पंजाब प्रांत में बनाया गया था, है ना। पंजाब प्रांत में बनाया गया था। ये पंजाब प्रांत में कैनाल कॉलोनी क्यों बनाया गया था? वहां उपजाऊ बढ़ाने के लिए, वहां पर उपजाऊ बढ़ाने के लिए वहां पर लोगों की एक बस्ती बसाई गई अंग्रेजों के द्वारा। उस बस्ती को नहर बस्ती अथवा कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। आप देखेंगे ये जो काम हुआ था, ये नहर बस्ती जो बसाया गया था वो हमारे देश के पंजाब प्रांत में बसाया गया था। ये कब का बात है? तो 1885 से आप देखेंगे 1885 से लेकर है ना 1940 के बीच ऐसा हुआ था। 1885 से आप देखेंगे 1885 से 1940 के बीच कैनाल कॉलोनी नहर बस्ती बसाया गया था। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? मेरे बच्चों ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो याद करिए ये भी ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और श्रीलंका हमारे देश के ठीक दक्षिण में लटका एक देश है, एक द्वीपीय देश है, एक टापू देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था, है ना। हमारे देश के ठीक एक साल बाद हमारे बच्चों श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। और फिर आप देखेंगे श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बनता है। कब बनता है? 1948 में बनता है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है 1956 में, है ना। 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करता है। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित करता है। तो आप ध्यान देंगे सवाल यहाँ से ये भी पूछता है, राजभाषा घोषित करता है कि घोषित करता है। श्रीलंका का राजभाषा कौन है? तो श्रीलंका का राजभाषा सिंहली भाषा है। वहां पर अधिकांश किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? तो वहां के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहां के लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। तो सवाल जितने भी प्रकार के पूछे, सवाल जिस प्रकार के भी पूछे आपका सवाल बनने वाला है मेरे बच्चों। तो श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग हैं, तकरीबन 74% लोग वहां पर सिंहली भाषी हैं और बाकी तमिल वगैरह वगैरह भाषी बोलते हैं। तो 74% लोग जो है वो सिंहली भाषी हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और आप देखेंगे 1948 में ये स्वतंत्र हुआ। 1948 में स्वतंत्र होने के बाद 1956 में ये सिंहली भाषा को एक राजभाषा घोषित करता है ना। ध्यान देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोला यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आप ध्यान दिए होंगे तो याद होगा आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। कहां पर मेरे बच्चों? बेल्जियम की राजधानी, यहाँ देखिए ब्रुसेल्स में। इसका जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स ये कहाँ की राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी। सारे के सारे सवालों का विश्लेषण आपको कहीं ना कहीं पूरे व्हाइट बोर्ड के अंदर मिलते नजर आएगा मेरे बच्चों। ध्यान से देखिएगा तो मैं सबका कहीं ना कहीं विश्लेषण कर दिया हूं। जो ऑप्शन नहीं है मैं ऑप्शन से बढ़कर देने का काम किया हूं आपको। आप ध्यान से अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये 15 सवाल केवल नहीं बन रहे हैं, 15 या 45 या 15 चौके 60 तकरीबन 55-60 सवाल बनते नजर आ रहे हैं मेरे बच्चों। तो जिस प्रकार से भी पूछेगा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। मेरा इस वीडियो को केवल आप अगर देख लें तो जितने भी प्रकार का मैं वैकल्पिक सवाल डालूंगा ना तो टोटल के टोटल सवाल के अंदर से ही आपको सवाल पूछने वाले हैं, नो एनी डाउट, है ना। टोटल के टोटल एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, याद होगा आपको। तो बेल्जियम से भी जानकारी में बोल दूं, है ना। तो बेल्जियम में जो डच भाषी लोग थे, तो बेल्जियम में डच भाषी लोग 59% लोग थे,
है ना, सबसे ज्यादा डच भाषी लोग वहां थे। कितना फीसदी, सवाल बनता है 59%। कितना, 59%। तो ध्यान देने जो की बातें हैं। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है मेरे बच्चों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। किस प्रकार का शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ना, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। आप देखेंगे अमेरिका में। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। बोल रहा है पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो याद करिए, है ना, याद करिए 1992, याद करिए 1992 को। इसका जवाब हो जाएगा 1992। बोल रहा है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था मेरे बच्चों। 1992 में होने के बाद आप कह सकते हैं कि वास्तविक सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हुआ था, सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण जो हुआ था वो 1992 में ही हुआ था, 1992 में हुआ था। सवाल ऐसे भी पूछता है सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं। तो मैं बता दूं, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर, जब केंद्र सरकार से शक्तियां छीन कर निचले स्तर के सरकार को स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को या ऐसी प्रक्रिया को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या, इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है मेरे बच्चों। तो सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण जो हुआ था हमारे देश में वो हुआ था 1992, 73वां संविधान संशोधन के तहत। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर आखिरी आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो हमारे समाज में सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आप देखेंगे हमारे समाज में व्याप्त लैंगिक अवधारणा के कारण होता है, हमारे समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता के कारण होता है, हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक समस्या के कारण होता है। तो जितने इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपके सामने रहे, इस प्रकार का विकल्प अगर आपके सामने रहे और एक विकल्प में उपरोक्त सभी रहे, तो इसका ये सभी जवाब हो जाएगा मेरे बच्चों। तो हमें उम्मीद है आपको ये 15 के 15 सवालों का विश्लेषण बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान देंगे 15 क्वेश्चन फिर मैं लेकर के आऊंगा और वो इसी प्रकार के विश्लेषण होंगे। वहां भी बढ़ चढ़ करके विश्लेषण में करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं कल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे सब्सक्राइब करने ना भूलें, अपने साथियों के साथ शेयर करने ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।